हेलो दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस श्रृंखला में हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए सेट को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 4 फरवरी 2023 को पूछा गया था, जिसमें आज हम सब कवर करेंगे CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज का जो आपका जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था वह पेपर आपका हुआ था 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक चला था, जिसमें टोटल 22 सेटों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। आपको इस चैनल पे सभी के सभी 22 सेटों को कवर कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें जो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। जो पहला ऑप्शन था आपका, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, या फिर आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, या फिर विकास निरंतर रूप से चलता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। और आनुवांशिकता नहीं दोस्तों, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही विकास के प्रमुख कारण हैं, इसलिए इसमें सिर्फ अनुवांशिकता का बात कर रहा है, इसलिए गलत है। गलत का आंसर गलत के साथ चलाया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें बुद्धि और समस्या समाधान, समालोचना, चिंतन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है फिजिकल, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक। अब इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका कॉग्निटिव थिंकिंग होता है उसके अंतर्गत हम सब बुद्धि का प्रयोग करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, समालोचनात्मक चिंतन करते हैं। ये सारी प्रक्रिया हम सब कॉग्निटिव थिंकिंग के अंतर्गत रखते हैं, जो संज्ञानात्मक चिंतन जिसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन कारक का क्वेश्चन है। जो पहला है कथन, कह रहे हैं बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियों ग्रहण करते हैं। यह पहला कथन है। जो अगला है, कह रहे हैं कि बच्चों को सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। अब इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और दो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो अगला ऑप्शन है, कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें जो पहला कह रहे थे बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा ग्रहण करते, वह नहीं है दोस्तों, वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसलिए आपका जो ए है वो भी गलत हो गया। और बी की अगर हम सब बात करें, इसमें कह रहे हैं कि जो दूसरा इसमें कह रहे थे बच्चे हैं वह सीखते हैं एक सरली रेखा में। बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वह कह रहे हैं सरली रेखा में वो प्रक्रिया है, वह जो कि गलत है। वह सिर्फ एक ही समाज में नहीं सीखते हैं, वह तमाम प्रकार के समाज में जाकर सीखते हैं। इसलिए आपका बी भी गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि जिन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ऑप्शन है संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण या फिर सामंजन। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। जिन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो वह है दोस्तों संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण के विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन है संवेगी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसमें बात करें परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क किस चरण के विशिष्ट विशेषता है। इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। यह जो है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क के चरण की विशेषता है। अब जो पियाजे 4 चरण बताए थे, अगर इन चरणों की हम सब बात करें तो इनका जो पहला चरण था संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक। और इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक था। इसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 या फिर 11 से प्लस वालों के लिए था। यह जो है पियाजे के 4 संज्ञानात्मक विकास के जो प्रमुख अवस्थाएं हैं यही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कह रहे हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था है दोस्तों, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, उसमें जो बच्चे हैं अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। अगर इस क्रिया की हम सब बात करें तो यह क्रिया होती है दोस्तों 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालकों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। जो हिंज की कहानी थी दोस्तों, वह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें कोई दवा है और उसको चुराने की बात होती है, तो वही उस कह रहे हैं कि जब बच्चा खुद से तर्क करने लगे कि क्या गलत है क्या गलत, जो पहली अवस्थाएं होती है उसमें बता दिया जाता है कि यह गलत है यह सही है। बालक हर समय उसी को सही उसी को गलत मानता है। क्या होता है क्या नहीं होता उससे नहीं मतलब है, क्या गलत है क्या सही उससे नहीं मतलब होता। जो मम्मी बोल दी हाँ बेटा यह गलत है, वो उसी को गलत मानता है। लेकिन यह कह रहे हैं कि इसमें जब खुद से फैसला लेने लगे, जब व्यक्तिगत रूप से फैसला लेने लगे, तो वह किस अवस्था में है। तो कह रहे हैं कि दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, या फिर यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, या फिर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अभिमुखता, या फिर कानून और व्यवस्था अभिमुखता। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया। ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक संस्कृत, व्यवहारवादी, या फिर सूचना प्रसंस्करण। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्कृत। जो लेव वाइगोत्स्की थे दोस्तों, वह सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत दिए थे। जब भी सामाजिक संस्कृत के सिद्धांत से पूछा जाए क्वेश्चन, उसमें हर समय आपका लेव वाइगोत्स्की ही सही होंगे। और इनके सिद्धांत को दोस्तों हम सब जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जोन ऑफ प्रीमेच्योर डेवलपमेंट, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, या फिर भाषा, या फिर अनुवांशिक विन्यास। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो भाषा है दोस्तों, वह भाषा जो है इसके जरिए संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से सुगमता दी जाती है। ऐसा किसका मानना था दोस्तों, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। इसमें बाल केंद्रित की बात करें दोस्तों, पहला है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, या फिर कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, या फिर खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, या फिर अगला है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें बदलाव की बात कर रहे थे, राइट आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठस्थ स्मरण से आधारित अधिगम की ओर। यह आपका ऑप्शन नंबर बी यह जरूरी है दोस्तों। बाल शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि जो ऑप्शन दिया गया है, तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, या फिर अगला है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाता है, या फिर बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक या व्यवहारिक, या फिर अगला है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित रहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, 2 लोगों की बुद्धि एक समान नहीं रहती, कुछ न कुछ इसमें अंतर जरूर रहता है। ऐसा हावर्ड गार्डनर का मानना था कि सभी बच्चे, सबकी सोचने की क्षमता जो है एक जैसी नहीं रहती, किसी की बहुत अच्छी रहती है तो किसी का बहुत मंद रहता है, किसी की बहुत प्रतिभाशाली बुद्धि रहती है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। कौन? हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे इन्होंने। अब यह आप ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि को इन्होंने 8 प्रकार से वर्गीकृत किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। अगर हम सब हार्वर्ड गार्डनर के 8 बुद्धि के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो इनका पहला था दृश्य स्थानिक, संगीत, आंतरिक वैयक्तिक, तार्किक गणितिक, शारीरिक गतिक, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषाई और प्राकृतिकवादी। यह जो है इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन कथन कारक पे इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों को मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर है कथन। अब जो कारण दिया गया है इसमें, निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। अब इसमें कौन सा सही है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए, अगला जो लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं ए सही है आर गलत है, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। जो जेंडर समस्याएं रूढ़िवादिता हैं उसको कैसे वह दूर या फिर प्रभावहीन बना सकती है। ऑप्शन है पहला, ये सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल खेलें। ये तो सीधा सीधा दोस्तों एक जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगले ऑप्शन पे हम सब चलते हैं। हमको उस ऑप्शन को चुनना होगा जिसमें पुरुष और लड़के और लड़कियों को एक साथ मिक्स करके कोई काम कराया गया हो। अब इसमें करें लड़के अलग खेले लड़कियां अलग खेले तो यह जेंडर वाइज है, ये तो सही होगा नहीं। नेक्स्ट को ऑप्शन पे देखते हैं। कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने को अवसर मिले। या फिर अगला है फर्नीचर इधर उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। या फिर अगला है सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। अब देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि सभी जेंडर मतलब लड़का है कि लड़की, इससे नहीं मतलब है, सभी को नृत्य कला या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना या फिर उन्हें प्रोत्साहित करना। यह जो है जेंडर वाइज को ख़त्म करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है निम्न में से हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। ऑप्शन है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, या फिर अगला है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, या फिर किसी समस्या व अपसारी चिंतन करना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन सही हैं उसको आपको बताना है। इसमें से चारों में से कौन सही हैं। तो ऑप्शन है पहला ए, पहला दूसरा सही है, या फिर पहला तीसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा चौथा। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा सही है। अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। एक संरचनावादी कक्षा है दोस्तों, उसमें अध्यापिका किस पर जोर देगी। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, या फिर योगात्मक मूल्यांकन। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें रचनात्मक मूल्यांकन पर शिक्षिका जोर देगी। अध्यापिका जो है वह रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देगी। एक संरचनावादी कक्षा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। करेंगे समावेशी शिक्षा खाली जगह की विधियों जरियों से के निष्कासन पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, या फिर संलग्नता, या फिर भेदभाव। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भेदभाव। जो समावेशी शिक्षा भेदभाव की विधियों जरियों के निष्कासन पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता इस पर नहीं दोस्तों, वह निष्कासन पर, भेदभाव पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश में विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है एक ऐसी कक्षा है जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश है, जिसमें अलग अलग समाज से बच्चे आते हैं, उसमें अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना।
अगला है समावेशी भाषा, जैसा कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, या फिर प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, या फिर अगला है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़वादों को बढ़ावा देने और रूढ़वाद भय पैदा करना, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें उसमें उसको प्रबल यहाँ पे समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, इस प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि दृष्टवादित, बच्चों यहाँ पे दृष्टवादित की बात करें। दृष्टवादित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दृष्टवादित विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप चित्र का प्रयोग कैसे करेंगे? ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन को हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। कह रहे हैं कि सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, या फिर अगला विद्यार्थियों से बात करते समय हाथ का खूब इस्तेमाल करना, या फिर दिखाए जा रहे वीडियो का उस शीर्षक देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहे हैं कि आप हाथ का इस्तेमाल करें। बच्चा दृष्टवादित है, देख नहीं पा रहा है, तो आप कैसे उसको जो है उसको कहेंगे? यह विधि गलत हो जाएगी। अब जो लास्ट कर रहे हैं दिखाए जा रहे हैं, वीडियो कैसे दिखाएंगे? बच्चा देख पा नहीं रहा है, तो आप उसको वीडियो दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट है दोस्तों। सभी प्रकार की लिखित सामग्री है उसे बोल के सुनाए। तो अब देखिए दोस्तों, वह दृष्टवादित है लेकिन वो सुन तो सकता है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, या फिर अगला ऑप्शन है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन एवं और संज्ञानात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, या फिर अगला है गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संज्ञानात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? ऑप्शन है लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधि के समन्वय में, दूसरे के भावनाओं को समझने में, या फिर चित्र बनाने में, जो कि इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसमें पठन वैकल्य की बात कर रहे हैं। तो पठन वैकल्य आपका लिखित सामग्री विषय के संबंध में बोध कराता है। जो आपकी लिखित समस्या है वह लिखित सामग्री का बोध कराता है। कौन दोस्तों? पठन वैकल्य या फिर डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। इसमें समस्याएं क्या होती हैं? जैसे लिखित सामग्री का बात करें, जैसे बड़े अक्षर को उल्टा लिखते समय सीधा, इसी प्रकार की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। करेंगे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, या फिर मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, या फिर व्यवहारवादी। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। यहाँ पे जो बात कर रहे थे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षण शास्त्री की बात करें प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, या फिर करके सीखना। तो इसमें जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है पहला दूसरा सही है, या फिर तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला दूसरा चौथा सही है, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, किस पे जोर देती है, किस पे बल देती है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर इस चारों पे बल देती है। अनुभवात्मक अधिगम पे भी, डिजिटल अधिगम पे भी, वैज्ञानिक अधिगम पे भी, और करके सीखने पर भी बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें अध्यापकों के विद्यार्थियों के अधिगम व्यक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिगम
कौशल बहुत बनाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है विद्यार्थियों के चिंतन के अवसारी तरीकों को अवसर देकर, या फिर अगला है विद्यार्थियों के अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके, या फिर विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सम्मिलित करके, या फिर अगला है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब इसमें देखा जाए तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सम्मिलित करना, यह आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चयन, कलन विधि, अन्वेषण, खोजबीन या फिर समन्वयन। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुक्रिया जो समुच्चय है, अनुक्रिया समुच्चय को हतोत्साहित करना चाहिए। बाकी कलन विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधि यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। नल के स्रोतों के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें कह रहे हैं नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, या फिर अगला है उसकी निम्न, अगला ऑप्शन है उसकी निम्न अंतः वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या फिर अगला है नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, या फिर उच्च स्तरीय समस्या समाधान। तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं कि वह नल और फव्वारों को पानी का मुख्य स्रोत मान रही है, उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह आपका इसमें राइट आंसर होगा उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। वह जो उसकी समझ जो दोस्तों वह तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उसकी समझ उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। वह नल और फव्वारों को पानी का स्रोत मान रही है, तो उसकी समझ है, उसका अनुभव है, वो हर समय नल को ही देखिए, नल से ही पानी निकलता है तो नल को ही मानेगी, हाँ पानी का स्रोत यह नल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? ऑप्शन है योजना, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, या फिर मूल्यांकन, या फिर निष्क्रिय अनुकरण। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय अनुकरण। जो निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? बाकी ये सारे भाग हैं दोस्तों। योजना है, पर्यवेक्षण है जिसे हम मॉनिटरिंग कहते हैं, फिर मूल्यांकन भी है, लेकिन निष्क्रिय अनुकरण यह जो है इसका कौशल का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसको आपको बताना है। पहला है अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, या फिर जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं, या फिर अगला है निराश का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को सम्मिलित करता है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानकारी। कह रहे हैं कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इसमें जो पूछ रहा था दोस्तों, कह रहे हैं कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका कथन सही है ऑप्शन नंबर सी, जानकारी ग्रहण करने के कौशलों मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन है निपुणता उन्मुख उद्देश्य, या फिर योग्यता का सत्य असत्यात्मक परिप्रेक्ष्य, या फिर असहायता का सीखा हुआ भाव, या फिर प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। इसमें कि जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निपुणता उन्मुखा उद्देश्य। यह जो है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सम्मिलित करना चाहिए? तो उनको करना चाहिए निपुणता उन्मुखा उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों को सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन है, कह रहे हैं कि उनके सफलता में कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन है लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठचर्या, या फिर अधिगम हेतु मूल्यांकन।
तो इसमें आपका राइट है जो बाधा उत्पन्न करेगा दोस्तों, वो कठोर पाठचर्या होगा। अभी आप बच्चों को वो चीज़ दे दें, वो कभी बच्चा पढ़ा ही ना रहे, समझ ही ना पाए, तो उसे जो समझने में पढ़ने में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु को विद्यार्थी को के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। कह रहे हैं कि अब अगर बालक को आप किसी अवधारणा को समझा रहे हैं तो उसे विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जीवन से संबंध बनाए, जो वह बालक जान रहा है उसे संबंध बनाकर बताएं। तो अगला जो कारक दिया गया है, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहु प्रभावशाली होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कंठस्थीकरण की बात करें, मालूम पहला अगर मान ले सही है, लेकिन दूसरा कैसे सही, दूसरा गलत होगा, क्योंकि इसमें कंठस्थीकरण की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसको समझ लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत है दोस्तों। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। इसमें दोनों सही की बात करें, दोनों तो सही है नहीं। कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत है। इसमें ऑप्शन सही राइट है सी, क्योंकि इसमें पहला तो हमने बताया ना सही, दूसरे में कंठस्थीकरण की बात करें तो दूसरा आपका यह गलत होगा। अब हमने यहाँ पे आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया। आज हम सब 4 फरवरी 2023 के पेपर को कवर किया। अगर इस चैनल पे आप नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम सब सभी पेपर, आपका जो 2022-23 का सीटेट एग्जाम हुआ था, इसमें हम सभी पेपर को कवर करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।